प्यारे साथियों नमस्कार। मैं आश्वस्त हूँ कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज का वीडियो फंडामेंटल राइट के संदर्भ में 4th नंबर का वीडियो है। इससे पहले के जो 3 वीडियो थे वो भी फंडामेंटल राइट से रिलेटेड ही थे। आज के वीडियो में फंडामेंटल राइट के राइट टू फ्रीडम को डिस्कस करेंगे, यानी स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसको डिस्कस किया जाएगा। और स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक विस्तारित है। हालांकि इस वीडियो में केवल अनुच्छेद 19 को ही डिस्कस करेंगे। अनुच्छेद 19 की महत्ता को देखते हुए अनुच्छेद 19 को डिटेल में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम पॉलिटी एनालिसिस के मंच पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आइए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के भाग 3 को कशेरुक दंड का भाग 3 का कशेरुक दंड या बैकबोन कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे अपने पढ़ा है कि भारतीय संविधान का जो भाग 3 है वो मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि भाग 3 का जो कशेरुक दंड है वो कौन से अनुच्छेद को कहा जाता है। यहाँ पे ऑप्शंस हैं आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22। तो दोस्तों यहाँ पे जो भाग 3 का कशेरुक दंड है वो अनुच्छेद 19 को कहा जाता है। अनुच्छेद 19 भाग 3 का कशेरुक दंड है। इसके अलावा देखो आर्टिकल जो 20 है उसमें दो सीधी और दोहरे दंड के संरक्षण का उल्लेख है। इसी प्रकार भाग 21 में जीवन जीने की स्वतंत्रता का उल्लेख है। भाग 22 में निरोध तथा गिरफ्तारी के संरक्षण का उल्लेख है। आप जानते हैं कि अनुच्छेद 19 के तहत भारत के नागरिक को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। आर्टिकल 19 भारत के नागरिकों को प्राप्त है, विदेशी राज्य के लोगों को प्राप्त नहीं है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 19 के तहत भारतीय नागरिकों को वर्तमान में कुल कितने अधिकार प्राप्त हैं, कुल कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तो यहाँ पे देखो 5, 6, 7 और 8। तो यहाँ पे राइट आंसर है 6। तो देखो अनुच्छेद 19 के तहत भारतीय नागरिकों को वर्तमान में 6 प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं। 6 प्रकार के स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार हैं वो प्राप्त हैं। हालांकि मूल संविधान में ये 7 प्रकार के थे। एक जो अधिकार था संपत्ति के खरीदने और बेचने से संबंधित, जिसको आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, आर्टिकल 19 क्लोज फर्स्ट एक्ट में उसको एक संशोधन के तहत समाप्त कर दिया गया। तो वर्तमान में केवल अनुच्छेद 19 के तहत 6 ही अधिकार प्राप्त हैं। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 19 क्लोज फर्स्ट एफ के तहत संपत्ति को खरीदने, अधिग्रहण करने या बेचने के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत समाप्त किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं 24वां संविधान संशोधन, 31वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रहे कि आर्टिकल 19 क्लोज फर्स्ट एफ के तहत संपत्ति का जो खरीदने और बेचने का जो अधिकार था उसको 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत समाप्त किया गया था। इसीलिए आज वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार बचे हैं? 6 अधिकार बचे हैं। इसी प्रकार देखो यहाँ पे जो 24वां संविधान संशोधन है उसका संबंध किससे है। तो आप जानते हैं कि जो 24वां संविधान संशोधन है उसके तहत भारतीय संविधान में आर्टिकल 13 क्लोज 4 को समावेशित किया गया था। और आर्टिकल 13 में आप जानते हैं कि उसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो आर्टिकल 13 क्लोज 4 में ये व्यवस्था थी कि यदि संविधान संशोधन अधिनियम है और वो मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो उसको भी न्यायालय में चैलेंज किया जा सकता है। और यदि वो संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध है तो उस संविधान संशोधन अधिनियम को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निरस्त भी किया जा सकता है। तो ये जो व्यवस्था है ये 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के आधार पर केशवानंद भारतीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्पष्ट किया था। 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973 भी बहुत इंपॉर्टेंट संशोधन है। इस संशोधन के तहत लोकसभा में जो वर्तमान में 545 सदस्य संख्या है वो 525 पहले थी और 525 से बढ़ाकर 545 की गई थी। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकसभा की सदस्य संख्या को 525 से बढ़ाकर 545 किस संशोधन के तहत किया गया। तो आपका आंसर आएगा 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 के तहत। 42वां संविधान संशोधन भी आप जानते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट संशोधन है। तो यहाँ पे जो 42वां संविधान संशोधन है
इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, यानी कि लघु संविधान भी कहा जाता है। तो यहाँ पे इसको लघु संविधान क्यों कहा जाता है कि बहुत से ऐसे प्रावधान हुए हैं, जैसे हमारी जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे इसी संशोधन के तहत, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इसके अलावा मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, मौलिक कर्तव्यों का जो समावेश किया गया था वो भी इसी संशोधन के तहत किया गया था। इसके अलावा नीति निर्देशक सिद्धांतों में 3 नए आर्टिकल जोड़े गए थे, आर्टिकल 39B, इसके अलावा आर्टिकल 43A और आर्टिकल 48A। तो यहाँ पे जो 3 आर्टिकल नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल किए गए थे वो भी इसी संशोधन के तहत जोड़ा गया था। और इसी संशोधन के तहत राज्य सूची के 5 विषयों को समवर्ती सूची में शामिल किया गया था, जैसे वन, वन्यजीव, शिक्षा, न्यायिक प्रशासन, नाप व तोल। तो इस प्रकार से ये जो 42वां संशोधन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत से प्रावधान शामिल किए गए थे, इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसमें और बहुत से प्रावधान है, जैसे संसद और विधानमंडल में जो गणपूर्ति है उसकी भी समाप्ति की गई थी इससे। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 है। इससे नेक्स्ट है यहाँ पे अनुच्छेद 19 का स्वतः निलंबन किस प्रकार के आपातकाल की उद्घोषणा के साथ हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे अनुच्छेद 19 है उसका अपने आप ही वो सस्पेंड हो जाता है। कौन से आपातकाल की उद्घोषणा के साथ होता है? आप जानते हैं कि किसी भी प्रकार के आपातकाल की जो उद्घोषणा है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और आपातकालीन प्रावधानों का जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान के भाग 18 में है। आपातकाल का जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान के भाग 18 में है, जिसका विस्तार अनुच्छेद 352 से 360 तक है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑप्शन है बाह्य राष्ट्रीय आपातकाल, आंतरिक राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो बाह्य राष्ट्रीय आपातकाल है, क्योंकि जैसे ही बाह्य राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा होती है वैसे ही आर्टिकल 358 स्वतः ही सक्रिय हो जाता है। और 358 के स्वतः ही सक्रिय होते ही अनुच्छेद 19 के तहत जितनी भी प्रकार की जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त है वो तुरंत निलंबित हो जाती हैं। आप जानते हैं कि बाह्य राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध या भय आक्रमण होने या उसकी आशंका के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा उद्घोषित किया जाता है। इसके अलावा आंतरिक राष्ट्रीय आपातकाल है चाहे बाह्य राष्ट्रीय आपातकाल है, दोनों की जो उद्घोषणा की जाती है वो आर्टिकल 352 के तहत ही की जाती है। किसी भी प्रकार के राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा 352 के तहत। राष्ट्रपति शासन की जो उद्घोषणा होती है आप जानते हैं कि आर्टिकल 356 के तहत की जाती है। इसी प्रकार वित्तीय आपातकाल है, इसकी उद्घोषणा आर्टिकल 360 के तहत की जाती है। तो इस प्रकार से अलग अलग आपातकाल हैं। आपातकालीन प्रावधान आप जानते हैं कि जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं और इसका विस्तार भाग 18 में 352 से 360 तक है। इससे नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है अनुच्छेद 19 क्लोज फर्स्ट ए के तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं को किस अनुच्छेद के आधार पर प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि आर्टिकल जो 19 है और 19 में भी क्लोज फर्स्ट का जो ए है, क्योंकि हमें यहाँ पे इसके तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, जैसे 19 क्लोज फर्स्ट में ए, बी, सी, डी, ई और जी तक। तो यहाँ पे जो 19 क्लोज फर्स्ट ए की जो स्वतंत्रताएं हैं, 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, उनका जो निलंबन है वो कौन से आर्टिकल के थ्रू होता है, उसको किस आर्टिकल के तहत सीमित किया जाता है? 19 क्लोज सेकंड, 19 क्लोज थर्ड, 19 क्लोज फोर्थ और 19 क्लोज 5। तो इसका राइट आंसर है 19 क्लोज सेकंड। दोस्तों आप जानते हैं कि आर्टिकल 19 क्लोज फर्स्ट के तहत, फर्स्ट ए के तहत हमें जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं वो असीमित नहीं है, यानी कि सीमित हैं। संसद उसे 8 आधारों पर सीमित कर सकती है। ये 8 आधार सामान्यतः जैसे भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की स्थिति पर अगर कोई कुप्रभाव पड़ता है, या राज्य की सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है, या विदेशी राज्यों से हमारे जो मित्रवत संबंध हैं उनमें कोई दिक्कत आती है, या कोई सार्वजनिक आदेश की अनुपालना नहीं होती है, या नैतिकता की जो स्थापना है उसका कोई उल्लंघन होता है, या कोई न्यायालय की अवमानना करता है, या फिर किसी अपराध में कोई संलिप्त व्यक्ति है, तो उस व्यक्ति को अनुच्छेद 19 क्लोज फर्स्ट ए के तहत जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं उसको सीमित किया जा सकता है। आप जानते हैं कि 19 क्लोज थर्ड है वो आर्टिकल 19 फर्स्ट बी की जो स्वतंत्रताएं हैं उनको सीमित करता है, और इसी प्रकार 19 क्लोज फोर्थ है वो आर्टिकल 19 क्लोज फर्स्ट सी के तहत जो स्वतंत्रताएं उनको सीमित करता है, और आर्टिकल
19 क्लोज 5, 19 फैस्ट डी और ई की स्वतंत्रताओं को सीमित करता है। इसी प्रकार देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2012 के तहत भारतीय नागरिकों को कौन से अनुच्छेद में सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन की स्वतंत्रता प्राप्त है? तो आप जानते हैं कि अनुच्छेद 19 फैस्ट के तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, अलग अलग पार्ट में अलग अलग स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। जैसे 19 फैस्ट बी, आप जानते हैं कि 19 फैस्ट ए में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वहीं पे 19 फैस्ट क्लोज बी है, इसमें आपको शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है बिना हथियारों के। इसके अलावा 19 क्लोज फैस्ट सी में संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता है, 19 क्लोज फैस्ट डी में पूरे भारत राज्य क्षेत्र में घूमने की स्वतंत्रता है, और वहीं 19 क्लोज फैस्ट ई में निवास करने की स्वतंत्रता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो स्वतंत्रता है उसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत 97वें संविधान संशोधन के तहत आपको कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सहकारी समितियों के गठन की स्वतंत्रता प्राप्त हो गई थी। तो वो आंसर आएगा 19 क्लोज फैस्ट सी में। तो इसका राइट आंसर है 19 क्लोज फैस्ट सी में। हड़ताल करने का अधिकार कौन से अनुच्छेद से प्राप्त है? 19 क्लोज फैस्ट ए में, 19 क्लोज फैस्ट बी में, और सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखो, हड़ताल करने का अधिकार किसी भी आर्टिकल में प्राप्त नहीं है। इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। टी के रंगराजन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया था कि हड़ताल करने का अधिकार किसी भी व्यक्ति को न तो उसका विधिक अधिकार है और न ही किसी भी प्रकार का कोई मौलिक अधिकार है। हालांकि आप किसी भी प्रकार का जैसे प्रदर्शन कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं सरकार के विरुद्ध, लेकिन आपको हड़ताल करने का अधिकार नहीं है। तो इसमें आपका सही आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं। इससे नेक्स्ट आपका देखो क्वेश्चन है, अनुच्छेद 19 फैस्ट डी और क्लोज फैस्ट ई के तहत प्राप्त जो स्वतंत्रताएं हैं उन पर प्रतिबंध लगाने का उचित कारण कौन सा है? तो 19 फैस्ट डी और 19 फैस्ट ई में प्रावधान क्या है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो 19 फैस्ट डी में है कि हम संपूर्ण भारत राज्य क्षेत्र में बिना किसी बाधा के घूम सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं। और 19 फैस्ट ई में ये व्यवस्था है कि संपूर्ण भारत राज्य क्षेत्र में हम व्यवसाय कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी एक प्रतिबंध लगाया गया है, और जो प्रतिबंध लगाया गया है उसका उचित कारण क्या हो सकता है? तो उसके ऑप्शंस हैं, आम लोगों के हित के लिए, किसी अनुसूचित जनजाति की सुरक्षा या हित के लिए, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो ए और बी। अनुच्छेद 19 फैस्ट डी और 19 फैस्ट ई के तहत जो स्वतंत्रताएं हैं, अगर उसको सीमित करना है, प्रतिबंधित करना है, तो दो ही आधारों पर प्रतिबंधित किया जा सकता है। या तो आम लोगों की सुरक्षा के लिए किया जा सकता है, या कोई भी अनुसूचित जनजाति की सुरक्षा हित के लिए। जैसे कोई भी जनजाति क्षेत्र है और उसमें कोई ऐसे प्रवेश करता है व्यक्ति, तो हो सकता है उसकी भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज है वो प्रभावित हो सकती है। तो इस वजह से उनको ये अधिकार दिया गया है कि इसको सीमित भी किया जा सकता है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से उच्च न्यायालय ने एड्स से पीड़ित व्यक्ति के संचरण पर प्रतिबंध को वैध ठहराया है? अगर कोई व्यक्ति एड्स से पीड़ित व्यक्ति है तो उसका घूमना फिरना है वो प्रतिबंधित, जो प्रतिबंध किया जाता है सरकार के द्वारा, उसको लीगल ठहराया गया है। तो ये कौन सा हाई कोर्ट था? दिल्ली हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, बम्बई हाई कोर्ट, केरल हाई कोर्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बम्बई हाई कोर्ट। तो इस प्रकार के जो संचरण के प्रतिबंध को जो वैध बताया था वो बम्बई हाई कोर्ट ने ही बताया था। इसी प्रकार देखो, इससे नेक्स्ट, इसी प्रकार जो सेक्स वर्कर होते हैं अगर वो भी माइग्रेट करते हैं तो उसको भी उसका जो माइग्रेशन होता है उसको भी यहाँ पे प्रतिबंधित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनके संचरण के अधिकार उसको भी प्रतिबंधित किया जा सकता है, क्योंकि सार्वजनिक नैतिकता और सार्वजनिक स्वास्थ्य को आधार मानते हुए उनके संचरण को प्रतिबंधित भी किया जा सकता है। यहाँ पे देखो, आर्टिकल 19 क्लोज फैस्ट के तहत आपको जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं उनमें से कौन सा सही युग्म है वो आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि आर्टिकल 19 क्लोज फैस्ट ए के तहत विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है। तो यहाँ पे देखो, अनुच्छेद 19 फैस्ट ए अपने आप में बहुत ही वाइडेस्ट आर्टिकल है, बहुत ही विस्तारित आर्टिकल है। ऐसे विचार और अभिव्यक्ति का यहाँ पे क्या से, जैसे आप
अपने और किसी अन्य के विचारों को भी प्रसारित करने का अधिकार रखते हैं। इसके अलावा मीडिया को जो समाचार छापने की स्वतंत्रता है वो भी किसे आर्टिकल 19 फर्स्ट ए से ही प्राप्त है। और यदि कोई व्यक्ति व्यवसाय करता है तो उसको व्यवसाय के लिए विज्ञापन करने की जो स्वतंत्रता है वो भी इसी आर्टिकल से प्राप्त है। और फोन टैपिंग के विरुद्ध जो अधिकार प्राप्त है वो भी इसी आर्टिकल से प्राप्त है। इसके अलावा आपको जरूरी नहीं कि बोलने का ही अधिकार है, आपको चुप रहने का भी अधिकार है। जो शांति का अधिकार है वो भी इसी आर्टिकल से प्राप्त है। और जो आरटीआई जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, सूचना पाने का अधिकार है सरकारी गतिविधियों का, वो भी इसी आर्टिकल से प्राप्त है। इसी प्रकार प्रदर्शन एवं विरोध करने का भी आपको अधिकार है, लेकिन हड़ताल करने का अधिकार कतई आपको प्राप्त नहीं है। इसके अलावा किसी भी राजनीतिक दल या संगठन द्वारा आयोजित बंद के खिलाफ का भी आपको अधिकार प्राप्त है। तो आर्टिकल 19 फर्स्ट भी अपने आप में बहुत ही वाइडेस्ट है और इसको आर्टिकल 19 क्लोज सेकंड के तहत सीमित भी किया जा सकता है। तो इसको जो सीमित किया जाता है आर्टिकल 19 क्लोज सेकंड के तहत। इसी प्रकार देखो आर्टिकल 19 क्लोज फर्स्ट भी आपको शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता देता है कि कोई भी व्यक्ति बिना हथियारों के शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता रखता है। लेकिन ये जो शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है ये आपको सार्वजनिक भूमि पर ही रहेगी। आप किसी निजी भूमि पर बिना हथियारों के शांतिपूर्वक सम्मेलन नहीं कर सकते हैं। और इसको भी सीमित किया जा सकता है यदि आपको, क्योंकि आप जानते हैं कि भारतीय दंड संहिता की धारा 141 के तहत 5 या उससे अधिक लोगों का जो संगठन है वो गैर कानूनी भी हो सकता है। यदि आप बिना हथियारों के शांतिपूर्वक सम्मेलन कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आप वो जो सम्मेलन कर रहे हैं उससे किसी भी प्रकार की कोई कानूनी प्रक्रिया अवरोधित हो रही है, या फिर कुछ लोगों की संपत्ति पर आप बलपूर्वक कब्जा कर रहे हो 5 लोग इकट्ठे होकर के, या किसी आपराधिक कार्य की साजिश रच रहे हो, या फिर किसी व्यक्ति पर आप गैर कानूनी कार्य करने के लिए दबाव बना रहे हो, या फिर सरकार या उसके कर्मचारियों को उनकी विधायी शक्तियों के प्रयोग के लिए आप धमका रहे हो, तो इस प्रकार से आप लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ रहे हो, आप एक अव्यवस्था फैला रहे हैं, सार्वजनिक शांति व्यवस्था को भंग कर रहे हैं, संप्रभुता एकता अखंडता को खतरे में डाल रहे हैं, तो आपको 19 फर्स्ट बी के तहत जो शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है उसको भी सीमित किया जा सकता है आर्टिकल 19 क्लोज थर्ड के तहत। इसी प्रकार देखो आपको यहाँ पे 19 क्लोज फर्स्ट सी के तहत संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। आप चाहे धार्मिक संगठन का निर्माण करो, सामाजिक संगठन, या कोई राजनीतिक दल भी गठन कर सकते हो। जैसे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को आपको फॉर्म करना है वो कर सकते हैं आप, जैसे बजरंग दल का निर्माण करना है वो कर सकते हैं, कोई बेरोजगार संगठन बनाना है वो बना सकते हैं। तो आपको संघ या संगठन बनाने की जो स्वतंत्रता है वो 19 क्लोज फर्स्ट सी से आपको प्राप्त है। और यहाँ पे 19 क्लोज फर्स्ट सी है उसको आप 19 क्लोज फोर्थ के माध्यम से इसको आप सीमित कर सकते हैं। और इसी के तहत आपने पहले ही पढ़ा है कि 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2012 के तहत आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी कि सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन करने की स्वतंत्रता भी प्राप्त हो चुकी है। 19 फर्स्ट डी आपको पूरे भारत राज्य क्षेत्र में बिना किसी बाधा के घूमने की स्वतंत्रता देता है। इसी प्रकार 19 फर्स्ट डी आपको निवास करने की स्वतंत्रता देता है, आप स्थायी रूप से कहीं भी निवास कर सकते हैं। इसी प्रकार 19 फर्स्ट एफ आपको व्यवसाय करने की स्वतंत्रता भी उपलब्ध करवाता है। तो अनुच्छेद 19 फर्स्ट के तहत जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं, ये सभी 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं और ये अपने आप में क्या है, संगत हैं। तो 19 फर्स्ट डी और फर्स्ट ई को अगर आपको सीमित करना है तो 19 क्लोज 5 के तहत इसको सीमित किया जाएगा। इसी प्रकार व्यवसाय की स्वतंत्रता को बाधित करना है तो 19 क्लोज 6 से इसको सीमित किया जा सकता है। तो ये आपका आर्टिकल 19 से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है, चाहे फैक्चुअल क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, सभी को डिटेल में डिस्कस किया गया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।